नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ट्रम्प साहब ने 1 साल पूरा कर लिया है और इस 1 साल में बहुत ज्यादा नहीं, 7 देशों पर उन्होंने कार्रवाई की है, हमले किए हैं, एक्शन लिया है। लगभग आधी दुनिया को हिला ही दिया है और ट्रम्प ने जो सनक दिखाई है इस 1 साल में, लोग पूछ रहे हैं सोची समझी स्ट्रेटेजी है या ये एक सनक ही है या 200 साल पुरानी जो अमेरिका की एक डॉक्ट्रिन जिसको बोला जाता है, ये उसका हिस्सा है। क्योंकि ग्लोबल लीडर्स के साथ व्हाइट हाउस में एक तरीके से बदतमीजी करना, जिनमें जेलेंस्की से लेकर के रामाफोसा, स्टारमर और जो कनाडा के अपने पुराने राष्ट्रपति थे ट्रूडो, उनको तो गवर्नर ही बोल दिया था। इसके अलावा डिपोर्टेशन, टैरिफ, अलायंस ब्रेक करना, ये इतने बड़े बड़े कदम हैं और दुनिया भर के देशों पर टैरिफ थोप देना। पहले कार्यकाल में जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते थे, उनका भी कोई लिहाज नहीं करना, 50% टैरिफ भारत के ऊपर थोप देना। जिस पाकिस्तान को आतंकवाद की जननी कहते थे, वैश्विक आतंकवाद का घर कहते थे, उस पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गले लगाना, उनको लंच पर बुलाना, ये सारी चीजें ऐसी हैं। और जिन 7 देशों का मैं जिक्र कर रहा था, उनमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो उठा करके ही ले गए उनकी पत्नी के साथ। सीरिया है, ईरान, इराक है, यमन है, सोमालिया है, नाइजीरिया है। तो इन सब पर कार्रवाई करना, और अब तो हालत ये हो गई है कि नेटो के अस्तित्व पर भी अब लोग सवाल करने लगे हैं कि बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये सब क्यों किया है इस 1 साल में? अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए, अमेरिका की साख बचाने के लिए, या कोई और कारण है? इन सब चीजों को समझने के लिए सीधे चलते हैं आदि अचिंत जी के पास। तो आदि जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदि जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, क्यों बदल गए ट्रंप इस बार इस कार्यकाल में? पहले तो ऐसे ना थे। सर देखिए, 2-4 चीजें हैं इसके अंदर, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ऐसे ना थे, पहले फिर भी इनके हाथ में कुछ चीजें नहीं थी। क्योंकि देखिए सर, जो जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, ट्रंप कोशिश कर रहा है अपने आप को पूरी जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, उसने उसको जो यूरोपियन हैंड्स और यूरोपियन जो पुरानी जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे जरा सेपरेट करने के लिए। और वो इतना ईजी नहीं रहेगा। उसका कोशिश यहाँ पर है काफी हद तक कि आप यूरोप को ये जो यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें थोड़ा सीधा करें। एंड यहाँ पर आप देखेंगे सर, कोशिश बहुत करी है इसने यूरोप को सीधा करने के लिए, यूरोप को सामने लाने के लिए और यूरोप के साथ बातें करने के लिए। लेकिन हुआ ऐसा है कि कहीं न कहीं वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो पता नहीं सर, ग्रीनलैंड पे आगे होता है क्या? क्योंकि ग्रीनलैंड तो एक बहुत पुराना एक मुद्दा है जिसके ऊपर अमेरिका और यूरोप के बीच में काफ़ी बारी डिसएग्रीमेंट्स हो चुके हैं। 70s में भी डिसएग्रीमेंट्स हुए थे। तो उसको यूज़ करके कहीं न कहीं यूरोप के ऊपर अभी इस टाइम पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप देखो यार, ना आप इधर पे सुन रहे हो, ना उधर पे सुन रहे हो, तो कहीं तो मेरी बात सुनो आप। एंड आप देखेंगे कि यूरोप की तरफ से वही उसी तरह के रिस्पॉन्सेज़ आने शुरू हो चुके हैं कि यार हम रशिया से बात कर लेते हैं यूक्रेन के बारे में, हम इससे कर लेते हैं, हम इंडिया से ट्रेड डील कर लेते हैं। यहाँ तक कि कनाडा को देखो, उठ के चाइना चले गया वो तो अपना वो दिखाने के लिए कि देखो यार, मैं तुम्हारे बिना मैं फिर भी जी सकता हूँ। ये थोड़ा बचकानी हरकतें हैं सर इनकी तरफ से भी, और एक्चुअली इसमें कोई भी मेरे को एक मैच्योर पार्टी तो दिखती नहीं है, जिस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं। बाकी सर, ट्रम्प की जो ये जो जिसको आप बोलते हैं कि भई गुंडागर्दी टाइप वो दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसके पास कोई टाइम नहीं है सर।
कहीं न कहीं ब्रिक्स के नेशंस और दूसरे भी नेशंस हैं जिन्होंने डॉलर को धीरे-धीरे करके अबैंडन करा है, धीरे-धीरे करके उसको छोड़ने की कोशिश करी है। उसको ये दिखता है कि भाई डॉलर का यूटिलाइज़ेशन जब वो आया था 57-58% था, आज वो 40% 47-48 पे आ गया है। तो कहीं न कहीं एक वो डर भी है कि यार सारा पूरा ग्लोबल सिस्टम मेरे हाथ से निकल रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए उसको रीसेट करने के लिए और वो टाइम दुनिया के देश उसको दे नहीं रहे। तो ये जो जिस तरह से ट्रेड और ये सब चीज़ें कर रहा है, इससे वो इस ये जो पूरा प्रोसेस है उसको थोड़ा धीमे करना चाहता है, थोड़ा रोकना चाहता है कि यार इतना तेज़ आगे मत चलो, मेरे को थोड़ा-सा टाइम दो। तो वो कहीं न कहीं एक इश्यू यहाँ क्रिएट करता है, एक इश्यू वहाँ क्रिएट करता है, जस्ट सो दैट कि वो थोड़ा उसको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए ये चीज़ों को करने के लिए। बाकी देखिए सर, एक तो चीज़ हमारे सामने बड़ी क्लियर है कि जो एक अलायंसेज़ और ये सब चीज़ें होती थी, वो तो पूरा कचरे के डिब्बे में गई। कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है जहाँ पर अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आप बोलो कि भई ये एक स्टैंडर्ड है और ये चलेगा ऐसे करके। ऐसा कोई चीज़ बची नहीं है आपके सामने, सारी चीज़ें तोड़-ताड़ के बराबर हो चुकी हैं और ये रिक्वायर्ड था सर। कहीं न कहीं अगर आपको अपना जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज करना है, उसमें इसके बिना आप कर नहीं सकते थे। तो मैं तो ये मतलब 2-3 महीने से 4 महीने से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ट्रम्प को लाया गया था ये चीज़ करने के लिए और वो जो लाया गया था जो चीज़ करने के लिए वो कर रहा है सर। जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको तोड़ना है, तभी तो नया स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो तोड़ रहा है सर। अब ये जो एक बात कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी-अपनी टेरिटरी आप लोग सँभालो, मैं अपनी टेरिटरी सँभाल रहा हूँ, इस लाइन पर चल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे उसने एक तरीके से अलास्का की मीटिंग के बाद ये एक संकेत मिल रहे हैं कि जैसे उसने रूस को कहा कि भई आप अपने आस-पास देखो, मैं अपने आस-पास देख रहा हूँ, भारत, चाइना अपने आस-पास देखें। कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई है क्या? देखिए सर, अल्टीमेटली तो वही होगा, बट ऐसी अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखता नहीं है क्योंकि कोई इसको ट्रस्ट नहीं करेगा सर। अमेरिका को ट्रस्ट करना मतलब चीते के साथ या शेर के साथ सोने के बराबर है या साँप के साथ सोने के बराबर है। तो कोई उसको ट्रस्ट नहीं करेगा इन चीज़ों में। ये बड़ी क्लियर है क्योंकि देखिए एक मल्टीपोलर दुनिया को आ तो रही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से चीज़ें आगे जा रही हैं, आपको दिख रहा है कि मल्टीपोलर दुनिया आएगी। बट जिस तरह इस टाइम पे चीज़ें चल रही हैं, उससे आपको एक चीज़ और व्यतीत होता है कि जो सिचुएशन है, वो ज़्यादा डेंजरस है, जितना हम समझ रहे थे उससे। अ, एक लगता था दुनिया को भई स्लो टर्न होगा, धीरे-धीरे करके पूरा शिफ्ट होएगी ऑर्डर, बट ये एक वायलेंट टर्न है। जहाँ पर वॉर्स भी हैं, जहाँ पर लड़ाई भी है, जहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स भी हैं, जहाँ पर रीअलाइनमेंट भी है, जहाँ पर बहुत कुछ साथ-साथ, साथ-साथ चल रहा है। और अगर आप देखेंगे कि हर कोई बोलता है यार दुनिया को समझना बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल जिस तरह से सब कुछ चलता है। तो ये उसी का एक 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 नतीजा है कि बिकॉज़ एक देखिए एक चीज़ हमको इसमें थोड़ी समझनी पड़ेगी। जो यूरोप और अमेरिका जो एक एंग्लो सैक्सन आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जहाँ पर अ अमेरिका का जो एक इन्वॉल्वमेंट था वो लंदन के थ्रू था और उसके बाद यूरोप का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो पूरा दुनिया को चला रहा था। एंड उसका जो एक लाइन था कि वो दुनिया को ऐसे ही रखना है फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, वैल्यूज़, डेमोक्रेसी ये सब चीज़ों के अंदर। लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है सर ये सब चीज़ों के साथ दुनिया चलती नहीं है। उसका कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है और इवन जो यूरोपियन देश हैं अपना जो एक वो जोड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है। तो देयर हैज़ टू बी अ चेंज। तो स्ट्रक्चर में आपको दिखता है कि क्रैक्स आने शुरू हो गए, लोगों ने अपनी डिफाइंस करनी शुरू करी, लोगों ने बोला कि भई हम नहीं मानते इस चीज़ को, हम नहीं मानते उस चीज़ को। हर जगह से ये सब चीज़ें शुरू हो गई एंड अमेरिका एक जगह ऐसे खड़ा हो गया कि भैया दुनिया का पुलिसमैन टाइप खड़ा हो गया वहाँ पर, उसको समझ नहीं आ रहा कि भई इस तरफ देखूँ, उस तरफ देखूँ, क्या करूँ? तो कहीं न कहीं ही नीडेड टू ब्रेक एवरीथिंग एंड से कि यार ठीक है, छोड़ो, सब देखी जाएगी। अब देखिए सर, एरियाज़ की अगर आप बोलें अपने रीजन में अपने आप देखें और ये सब चीज़ें अभी इस टाइम पे मैं उसको नहीं मानूँगा बिकॉज़ बहुत प्रीमेच्योर है अभी। फ्यूचर में ऐसा ही होगा बट एट द मोमेंट मुझे ऐसा नहीं दिखता क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ सर ये अमेरिकन्स जो है ना सर ये कहीं न कहीं अपनी औकात दिखाएँगे ज़रूर। दे विल कम आउट एंड वो आपको एक झटका देंगे दुनिया को कि भई मैं दुनिया का राजा हूँ और जिस तरह से वो चीज़ें कर रहा है इस टाइम पे जो प्रोजेक्शन कर रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर भी आप देखें जो प्रोजेक्शन कर रहा है आप
यूरोप में देखिए किस तरह प्रोजेक्शन कर रहा है वो कि भाई मेरी मानो नहीं तो साइड चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ टाइप्स। तो वो अपनी एक पावर को दोबारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो ज़्यादा टाइम तक वो चलेगा नहीं, बट वो कहीं न कहीं कोशिश तो उसकी वही है। देखिए, मैं कुछ चीजें सामने रखता हूं दर्शकों के, जैसे वो मेक्सिको, क्यूबा, पनामा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड और ईरान, इन सबको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। चलो मान लेते हैं ग्रीनलैंड को लेकर के वो स्ट्रेटेजिक एक वहां सिचुएशन है। क्यूबा अगेन, पनामा, पनामा कैनाल के बारे में वो कह ही चुके, कोलंबिया, मैक्सिको, वेनेजुएला पर ऑलरेडी कार्रवाई कर चुके हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये सब मेरी टेरिटरी में है, मेरे गोलार्ध में है, इनकी किस्मत का फैसला मैं करूंगा। तो क्या दुनिया ऐसे चलेगी अब आगे? ऐसे तो नहीं चलेगी सर, ये भी आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ऐसे तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो एक चीज़ हमको दिखती है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सर, वो अपने आप को दोबारा से रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भैया मेरे पास अभी भी बहुत पावर है, तो मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं तुमको काफ़ी डैमेज कर सकता हूँ। तो वो अपने आप को रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को री-स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं अपनी मिलिट्री फोर्स दिखा रहा है वो, उसने वेनेजुएला में जो करा है वो उसने एक डिफरेंट तरह से अमेरिका को दिखाया है, जो आज की सोशल मीडिया जनरेशन ने नहीं देखा है। राइट? जो 90s में, 2000s में जो वॉर्स हुई, वो जो आज की जनरेशन है सोशल मीडिया की स्पेशली, उन्होंने नहीं देखा है वो चीज़। और दैट इज़ ब्रूट अमेरिकन पावर जो बोलते हैं ना, एकदम एब्सोल्यूट ब्रूट अमेरिकन पावर। तो ये एक एक इनकी कोशिश है कि कहीं न कहीं अपने आप को दोबारा रीअसर्ट करा जाए। पर सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया को अगर आपको लाइन पे रखना है, उसमें 3-4 चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। सबसे पहले है तेल का गेम जो है, आपको तेल को ज़रा पकड़ के रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो फाइनेंशियल सिस्टम, जो आपकी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको आप कितना कंट्रोल करते हो। तीसरी चीज़ है कि भई जियोपॉलिटिकल और मिलिटरी स्ट्रेंथ आपके पास कितनी है। नाउ ये 3-4 चीज़ों को अगर उसको देखना है, आप देखिए सब लोग बोलते हैं यूएस टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये वो, कोई टूटता बर्बाद होता नहीं है सर, एक वो सुपर पावर है, ठीक है? चाहे वो सुपर पावर के स्टेटस से थोड़ा नीचे आ जाएगा, बट ही विल नॉट बी ब्रोकन, और उसकी ऐसी हालत नहीं होगी, क्योंकि देखिए यूएस की जो एक इनर्ट स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी के अंदर, एक इनर्ट स्ट्रेंथ है उनकी रिसोर्सेज के अंदर, वो उसको आप कहीं छोड़ नहीं सकते। इस टाइम पे उसकी कोशिश है कहीं न कहीं तेल को फ़ोर्स करने की। भाई किसी किसी ना किसी तरह से तेल को फ़ोर्स करो और तेल के फ्लो को ज़रा कंट्रोल करो। और उसको जितना टाइम आप डॉलर में रख सकते हो, उस उतना टाइम उसको डॉलर में रखो। तो आप देखते हैं कि भई वेनेजुएला में वो बोलता है भैया तेल, 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 तेल। ईरान के बारे में भी जब भी बात करता है तेल, 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 तेल। दैट इज़ बिकॉज़ वो चाहता है कि जो कंट्रीज़ बिना डॉलर के तेल का व्यापार कर रही हैं, उनको ज़रा एक मैसेज भेजने को कि यार आप ये मत करो, क्योंकि मैं आपके पीछे आऊँगा अदरवाइज़। तो उसकी ये कोशिश है। तो ये सर ये एक एक तरफ़ी पॉलिसी नहीं है, ये चारों तरफ़ी पॉलिसी है। तो इसको अगर एक तरफ से देखें आप, तो वो कभी भी पूरी आपको पूरी दिखेगी नहीं। इसके अंदर तेल है, इसके अंदर रिसोर्सेज़ हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर यू नो बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो एक तरफ से इसको देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर चीज़ में एक-एक गेम तैयार है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर दुनिया को इसको कंट्रोल करना है, जैसे मैंने बोला रिसोर्सेज़ पे उसको कहीं न कहीं अपना हाथ रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं, सो जो मैरीटाइम पाथवेज़ हैं, जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, उसके ऊपर अपना हाथ इसको रखना पड़ेगा। तो उसको अपनी नेवी की ज़रूरत है, तो आप देखते हैं वो चारों तरफ नेवी हिलाता रहता है, इधर-उधर, इधर-उधर, इधर-उधर। तो ये चीज़ों पे उसको करना है, और सबसे बड़ा उसका गोल जो आज है, जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना है, राइट? बिकॉज़ चाइना उसका एक पीयर कॉम्पिटिटर बन चुका है, जहाँ पर वो उसको चैलेंज करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। खैर अभी उसके पास बहुत टाइम है वो अमेरिका को फुली चैलेंज करने के लिए, एक आधे फील्ड में वो चैलेंज ज़रूर कर पाएगा। बट ओवरऑल अगर चाइना चाहता है कि अमेरिका को चैलेंज करे, उसके लिए बहुत-बहुत टाइम अभी बाकी है। तो ये अपने आप को सर श्योरिंग कर रहा है कि भई ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि भई चाइना मेरे हाथ से निकल जाए और मैं फिर खड़ा रहूँ वहाँ पर अपना डंडा पकड़ के कुछ कर ना पाऊँ। तो आपको ये दिखेगा कि हर जगह से, हर जगह के अंदर ये कुछ ना कुछ नया निकाल के एक-एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, दुनिया को एक कोने में डालने की कोशिश करेगा। तो ये गेम अभी अभी तो शुरू हुई है सर।
ये ऐसे-ऐसे अभी बहुत चलेगी आगे। पर आदि जी, गेम खेलना केवल अमेरिका पे ही थोड़ा आता है, बाकी देशों पर भी आता है और वो भी आता है? खेल रहे हैं अपने हिसाब से। जी, आता ही है सर। अगर आप देखिए हमने भी कुछ गेमें खेली हैं, जैसे नवंबर में हमने पल्सेस के ऊपर टैरिफ लगाया, लेकिन किसी को बताया नहीं। ठीक है? कहीं पे भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो क्वाइटली आपने जो चीज़ें करी हैं, 2 ढाई महीने के अंदर उनके लोग बोलना शुरू हो गए, "यार ये तो साला दर्द कर रहा है, इसको चेंज कराओ, ट्रम्प साहब थोड़ा बात करो मोदी से यार, सीधा करो इसको।" तो ये एक एक हर एक देश ने अपना एक एक तरीका बनाया। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो यूरोप छाती पीट रहा है, दिस इज़ अ स्टूपिड थिंग टू डू। आपको कोई छाती पीटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करो, खेलो, अपने चीज़ें करो। लेकिन अब वो छाती पीट रहा है। अब वो इधर पे अमेरिका से दब रहा है, उधर पे रशिया से दब रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाऊँ मैं। तो ये बेवकूफ़ी वाले टैक्टिक्स हैं जहाँ पर इन लोगों ने इनकी कंट्रीज़ ने और इनके जितने भी लोग हैं इन्होंने सोचा नहीं है कि करना क्या है। एक्चुअली हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो जब आप ऐसे फिर ये करते हो ना सर, इस तरह के काम करते हो तो यही होता है। अब रिटेलिएशन के हिसाब से सर ट्रम्प के साथ अगर आप पब्लिक में रिटेलिएशन करोगे तो आपको फिर वो ऑब्वियसली वो एक मार्केटिंग जीनियस है। ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी। एक मीडिया में जिस तरह से वो रहता है सारा दिन, हमारे देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि उतना मीडिया में वो रह सके। ये खेलता है मीडिया के साथ, ये उनके साथ टेढ़ी-मेढ़ी बातें करता है, ये वहाँ पर गाली-गलौज भी कर देता है जब उसको मन होता है। तो वो ही इज़ अ लिटिल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, एक बड़ा ब्रैश आदमी है, जो नॉर्मल डिप्लोमेसी में फिट नहीं होता है। तो देशों को ये भी समझ में आ रहा है कि यार अगर इस जगह पे हम इससे जाके लड़ेंगे तो साला ये ले लेगा हमारी। बिकॉज़ ही इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन दीज़ प्लेसेस, क्योंकि मीडिया तो एट द एंड ऑफ इट वेस्टर्न मीडिया ही है, तो वो ले लेगा हमारी। जस्ट बिकॉज़ अगर कोई ना कोई ये बार-बार रिपीट करेंगे तो उसी में ही हमारी वाट लग जाएगी, तो आगे क्या करें? तो ये देखिए जो इसके साथ रिटेलिएशन होगी उसके लिए टैक्टिक्स डिफरेंट अप्लाई करनी पड़ेंगी। सो दूसरे देशों ने भी करा है, कई देशों ने करा है, ऐसी बात नहीं है। भारत ने भी करा है, कई देशों ने करा है। बट सर पंगा क्या है ना, देश जो है अपने इंटरेस्ट में ज़्यादा देखते हैं, तो 2-3 देश जब इकट्ठे होते हैं, ये बीच में घुस के एक के साथ डील कर देता है, तो वो पूरा इंटरेस्ट टूट जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे रशिया के साथ डील कर ली, तो ब्रिक्स का काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं यार अब तो रशिया के साथ कुछ डील हो गई है, ये हो गया, वो हो गया है। कई लोग बोलते हैं नहीं, नहीं कोई टेंशन नहीं है, वो भी खेल जाएँगे हम लोग ये। तो बड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन है। इसको अगर आप बोलें कि इसका एक वन शॉट सिंपल इलाज है, वो नहीं है। इसको खेलना पड़ेगा और यू विल हैव टू गो थ्रू दिस एंटायर थिंग। आज ट्रम्प है सर, कल कोई और आएगा। उल्टे काम तो ये करेंगे बिकॉज़ दे आर इन इन अ वेरी बैड क्राइसिस राइट नाउ। तो उससे निकलने के एक्चुअली कुछ काम करके निकलने का रास्ता इनके पास है नहीं। तो फिर यही करते रहो उल्टे-सीधे काम, ताकि आप अपनी एक लेवरेज को तैयार करो, अपनी एक एक जगह को रखो और अपने आप को खड़ा करके रखो जितना टाइम कर सकते हो। कोशिश यही है। टैरिफ को इन्होंने जिस तरीके से वेपन बनाया है, अब तो 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं, उससे नीचे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और अपनी पार्लियामेंट में जो है वो एक प्रस्ताव लेकर के चले आए हैं। इसकी सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ी है? यूरोप इसीलिए बिलबिला रहा है कि उनको लगता है ये तो सब साइकिलों पे घूमने वाले लोग थे, यूरोपियन कंट्रीज के लोग सुबह पार्कों में कोस्टल एरिया में धूप सेकते हुए, अब इनको लग रहा है कि हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए तो कुछ किया ही नहीं, सारी बागडोर तो अमेरिका के हाथों में सौंप दी थी अपनी। तो इस सबसे बड़ा झटका क्या यूरोप को लगा है? अ, कह सकते हैं सर हाँ, आप यूरोप को लगा है। देखिए यूरोप भी एक 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 यूनिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ पर मेलोनी अलग बात करती है, हंगरी में वो ओरबान साहब हैं, वो अलग बात करते हैं, पोलैंड में वो हैं, वो अलग बात करते हैं। नॉर्दर्न यूरोप अलग बात करता है, वेस्टर्न यूरोप अलग बात करता है, यूके अलग बात करता है, तो इनका भी कोई एक यूनिटी कहीं पे है नहीं। ठीक है? तो अभी थोड़े बहुत यूनाइटेड दिखते हैं कि भैया ट्रम्प ने हमारे ऊपर ये ऐसी बदतमीज़ी करी है, तो हम ज़रा इसको मारेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसके ऊपर थोड़ी-सी यूनिटी दिखाने की इनकी कोशिश है। बट दम नहीं है। ये चीज़ बड़ी क्लियर है। दूसरा सर देखिए, दुनिया में इस टाइम पे हर किसी को पता है कि ये करने की क्या कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता खुले में। क्योंकि ये अपने आप को तो मार ले लेगा, लेकिन दूसरे को भी मारेगा। कोई करना नहीं चाहता और ये आपको दिखता है। कोई खुले में इवन भारत डज़न्ट वांट टू गेट इंटू इट। क्यों क्यों घुसा है इसके साथ यार?
एक सूअर के साथ कचरे में घुस के लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो वो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई नहीं करना चाह रहा है ये चीज़। तो हर कोई टॉलरेट कर रहा है और मेरे हिसाब से सर हर कोई टॉलरेट कर रहा है मिड टर्म्स तक। सब देखना चाहते हैं इसका फ्यूचर क्या है। अब इसके पास अगर तो मिड टर्म में ये जीत जाता है, तो फिर तो एकदम राक्षस बन के बाहर आएगा। अब यूरोप को देखिए सर, यूरोप को ग्रीनलैंड पे इसने पकड़ लिया है, ठीक है? अ, मेरे हिसाब से ग्रीनलैंड पे इनको फ़ोर्स कर रहा है ताकि ग्रीनलैंड में वैसे भी सर अमेरिका कुछ भी कर सकता है, किसी को पूछने की इसको ज़रूरत नहीं है। वो मेरे हिसाब से फ़ोर्स कर रहा है ताकि रशिया से तुम जाके बात करो और यूक्रेन को सॉर्ट आउट करो। ठीक है, उसकी कोशिश वो है और मेरे हिसाब से वो फिट में बैठी है क्योंकि यूरोप ऑलरेडी बोलना शुरू हो गया यार अपने को ना रशिया से बात करनी पड़ेगी, ये ऐसे चलेगा नहीं। तो एक्शन एक तरफ है, इसका रिएक्शन दूसरी तरफ है। अब यूरोपियन थोड़े पागल हैं। वो मिलिटरीली हम डिफेंड करेंगे, हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे, तो हम वहाँ पर जाके ट्रूप्स डिप्लॉय कर रहे हैं, वो भी कितने 50-60 ट्रूप डिप्लॉय कर दिए इन्होंने। लोग हँस रहे हैं, दुनिया हँस रही है इनके ऊपर, कि यार तुम क्या कर रहे हो? आई मीन ठीक है, तुमको अपनी सॉवरेनिटी करनी है, तो बाकी लोग जब सॉवरेनिटी रोते थे, जब तुम आके बीच में बेवकूफ़ी करते थे, तो उस तब क्या हुआ? तो अभी वो भारत के पास आ रहे हैं, जी हमको आपका सपोर्ट चाहिए, उसके बाद जा रहे हैं, जी हमको आपका सपोर्ट चाहिए, चाइना पे जा रहे हैं, जी हमको आपका सपोर्ट चाहिए। ये सब सर बचकानी हरकतें हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रम्प जीतेगा इस चीज़ को बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई नहीं जीतेगा इनमें से। ये एक पुशबैक है फॉर डिफरेंट रीज़न और वो रीज़न हमको अभी तक पता नहीं चल रहा है, क्योंकि रीज़न के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता कि भई जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो खराब है, ठीक है? और वो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जब तक ये जो सिस्टम है, जो एक पुराना सिस्टम जब तक वो चेंज नहीं होता, तब तक ये दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा सब यही ये जीडीपी से ज्यादा कर्ज, करीब 30 ट्रिलियन की इनकी इकोनॉमी है। 30.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और 38.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज। इसलिए बिलबिला रहे हैं ये। हाँ और सर, जैसा क्योंकि आपने कहा, देखिए ट्रंप सर नहीं कोई रहेंगे तो कोई और आएगा, वो भी इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। येन केन प्रकार है। देखिए सर ट्रेज़री बॉन्ड्स इनके कोई ले नहीं रहा, ठीक है? दैट मीन्स इनकी इकोनॉमी के अंदर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को समझ नहीं आ रहा है ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सबको पता है कि भई जितना ये डेट ले चुके हैं, जितना सब कुछ कर चुके हैं, उससे ज़्यादा टाइम ये सस्टेन नहीं कर सकते। और मैं ये काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ सर, लोग बोलते हैं इमीडिएट हो जाएगा, कल सुबह हो जाएगा, परसों सुबह हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ एकदम से नहीं होता यार, कोई भी सुपर पावर जो है, वो मतलब चद्दर आड़ के सो नहीं जाती कि भैया मैं नहीं मैं मेरा काम हो गया, मैं जाके मर रहा हूँ। ऐसे नहीं होता। तो वो लड़ेगा, वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, वो लड़ेगा, वो लोगों को परेशान करेगा, तांडव करेगा इधर-उधर, सब चीज़ें करेगा जितना उसके बस में आता है। वो क्यों छोड़ेगा ऐसे? वही दिख रहा है आपको सर। सबको खेलने की कोशिश कर रहा है, तू इधर आ, तू ये कर, तू वो कर, तू है, तू है, सारा टाइम। तो ये तो सर होना ही था, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है यार ये अ, अमेरिका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है सर, उससे रिवाइवल 2-3 ही रिवाइवल हैं कि अगर वो अपने आप को हाइपर इन्फ्लेट करता है, डॉलर को क्रिप्टो करेंसी से लिंक करके जो वो करने की कोशिश कर रहा है, गोल्ड को रिवैल्यू करता है, ये सब तरीके हैं उसके पास। वो इसी तरफ जा रहा है सर। नहीं, जिस तरह की कार्रवाइयां आदि जी जैसे वेनेजुएला में की है, नाइजीरिया पर क्रिसमस स्ट्राइक हुई है, सीरिया में ऑपरेशन हॉकआई हुआ है, सोमालिया में 111 हमले कुल मिलाकर के अब तक वहां पर आर्म्स ग्रुप के ठिकानों पर। मैं ये देख रहा था, ईरान अगेन जो है वो एकदम होल्ड पे रखा हुआ है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है अभी तक ट्रम्प को भी पता नहीं है कि क्या करना है। तो ये क्या जितनी हरकतें की हैं पिछले 1 साल में, ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकेंगे क्या? ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी क्या? मैं तो सर सोचता हूँ हम लोग ऑलरेडी तीसरे विश्व युद्ध में हैं। हम लोग ऑलरेडी हैं वहाँ हाँ, पे। वो थोड़ा-सा रूप स्वरूप अलग है इस बार। तो हम तो ऑलरेडी हैं सर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट देखिए सर, मैं थोड़ी-सी
थोड़ा-सा मैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ एक। इन्होंने जो मिलिट्री ऑपरेशंस करे हैं और जो चीज़ें करी हैं, दिस इज़ टू बेसिकली शोकेस कि भई हमारे पास एक अभी भी डोमिनेंस है इस फील्ड के अंदर, ठीक है? और वो मिलिट्री डोमिनेंस दिखाने के लिए आपको सर डिस्प्ले करना पड़ता है, ठीक है? और वो कर रहे हैं। दैट इज़ इट, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। नाउ इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। अब अगर आप देखेंगे इफ यू लुक एट यू नो दुनिया में जो ट्रेड स्ट्रक्चर इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है? किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ गैप्स मिलते हैं। एनर्जी के ऊपर काफ़ी फ़ोकस है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी फ़ोकस है, मिलिट्री सप्लाई चेन्स के ऊपर काफ़ी फ़ोकस है। ये बेसिकली दुनिया को एक जगह पे लेके जा रहा है जहाँ से देयर इज़ नो रिटर्न। मतलब आप जो पहले लेट्स से 2017, 18, 19 में जो दुनिया में रहते थे, उसमें आप वापस नहीं जा सकते। जा ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। वो पूरा जो गेम है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, खत्म। तो आप अगर बोलो भैया मैं यूनाइटेड नेशन जाके कंप्लेन करूँगा, लोग बोलेंगे कौन-सा यूनाइटेड नेशन भाई? साइड हो। अब ये चीज़ें 2017, 18, 19 में नहीं बोलते थे लोग। तो वो जैसे-जैसे ये आगे जाएगा सर, वैसे-वैसे जो एक ग्लोबल कॉमन जिसको बोलते हैं, ग्लोबल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, वो और यूज़लेस होता जाएगा जब तक नया चीज़ कोई बाहर ना निकले। तो आप इसको जस्ट एक तरह से देखिए सर कि अभी तक नया सिस्टम आया नहीं है, पुराना सिस्टम काम नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है सर? लॉ ऑफ द जंगल। तो आपके पिछले 2 सवाल जो थे, उसका जवाब इसी चीज़ में निकलता है कि ये जंगल राज है। जिसमें दम उसमें उसमें आगे है, जिसमें दम नहीं है वो फिर मरेगा, सिंपल। और जो पुराने देश हैं, आप देखिए यूरोप को, आप देखिए अमेरिका के पास तो ख़ैर काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ हैं, तो वो अपने आप को निकाल लेगा इस चीज़ के अंदर से। बट यूरोप के पास कुछ भी नहीं है। ना उसके पास टेक्नोलॉजी है, ना मिलिट्री है, ना ह्यूमन कैपिटल है, ना उसके पास इकोनॉमी है। गया वो, फिनिश्ड। किसी तो जमाने में दिमाग हुआ करता था, वो भी काम नहीं कर रहा। जी, रियल पावर है जो सर रियल पावर आगे जाके आपको आपको मायने रखेगी अदरवाइज़। और रियल पावर इज़ नॉट जस्ट मिलिट्री, इट इज़ एवरीथिंग। अब सवाल आता है ये कि क्या कोई ट्रंप को रोक पाएगा? जैसे ब्रिक्स का नाम लिया जाता है कि भई ये एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है, प्रभावी व्यवस्था हो सकती है जो अमेरिका पर भी अंकुश लगा सकती है। लेकिन बात वही आ जाती है, कोई स्ट्रक्चर है क्या? यहाँ तक कि सचिवालय भी नहीं है अभी तक। कोई फॉर्मल जो एक स्वरूप होता है, आकार होता है, वो भी नहीं है। तो ये अपने आप में मुश्किलें हैं, हालाँकि वो ब्रिक्स से डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप। सर डरते तो हैं, उसको पता है इनके पास एक पोटेंशियल है कुछ उसको गड़बड़ करने के लिए, ठीक है? बट एक चीज़ दिखती है, आपने देखी ब्रिक्स को उसने सेपरेट करके खेलना शुरू करा है। रशिया के साथ सेपरेट बात करता है, चाइना के साथ सेपरेट बात करता है। क्या नाम है भारत के साथ सेपरेट बात करता है। तो क्या है सर, उसको पता है कि कंबाइन वो किसी को एक साथ नहीं खेल सकता, तो वो सबको तोड़ रहा है। ब्रिक्स के साथ भी कुछ ऐसी करने की कोशिश कर रहा है। साउथ अफ्रीका को पूरी तरह उसने साइड कर दिया है। ब्राज़ील को एक ठक करके बोलते हैं ना, दूध में से मक्खी निकाल के जैसे फेंकते हैं, वो उसको उठा के वहाँ पर साइड में फेंका है। बाकी जो 3 है आरआईसी, उसके साथ ये नहीं कर सकता क्योंकि तीनों के अंदर बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। तो तीनों को वो कंटेनमेंट की कोशिश कर रहा है। चाइना को एक तरफ घुसाने की कोशिश कर रहा है, भारत के आस-पास ये चीज़ें, रशिया के साथ ये चीज़ें। तो तीनों को सेपरेट करके वो डील करना चाहता है। उसको पता है कि अगर ये दोनों तीनों साथ में आ गए तो पंगा हो जाएगा। और उसका एक डिस्प्ले आपने चाइना में देखा था। उससे वो काफ़ी डर गया था एकदम से ही। उसके बाद से उसने देखा, आप देखते हैं कि भैया जो भी एंटी रशिया, चाइना, भारत के साथ जितनी भी उसको चीज़ें करनी थी, उसने और स्पीड में बढ़ाई कि भैया इनको ज़रा दूर रखो। क्योंकि जितना ये पास में आएँगे उतना उसको प्रॉब्लम है। तो उसके पास कैपेबिलिटी है सर कि वो तीनों को सेपरेट डील कर सकता है। हमारे पास भी कैपेबिलिटी है कि हम साथ में बैठ के उसके अगेंस्ट में काफ़ी काम कर सकते हैं, बट चक्कर क्या है कि ब्रिक्स एक जो यूनिट है उसके अंदर वैसे भी इतनी डिफरेंसेस हैं। अब देखिए चाइनीज़ प्रोपेगेंडा कैसे चला सर, साउथ अफ्रीका में वो जो एक्सरसाइज़ चल रही थी जहाँ पर ईरान और ये सब आया था। भारत में जो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा वाले बंदे हैं उन्होंने तो फैलाना शुरू कर दिया, देखो जी भारत तो लेट गया।
भारत तो एक्सरसाइज के लिए नहीं जा रहा, ब्रिक्स के लिए नहीं जा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। पता चला देयर इज नथिंग टू डू विद ब्रिक्स। और वो मैं बोल के थक गया, भाई ब्रिक्स का तो सारा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो मिलिट्री कंपोनेंट कहां से आ गया भाई? ऐसे नहीं होता कि भाई 4 नेवी घुस के एक्सरसाइज करनी शुरू हो जाए, ऐसे नहीं चलते काम। ठहर जाओ। नहीं नहीं, तुम जानते नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, सब कुछ रोना शुरू हो गए। उसके बाद जब एमईए ने बोला तो सब फिर ओए होए, ये क्या हो गया, ये तो उल्टा पड़ गया। अब यही चीज देखिए, जयशंकर के पीछे पड़े रहते थे, आपको जवाब देना चाहिए, हर बारी ट्रम्प ऐसे कैसे कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। अब जब वो यूरोप के साथ इशू हुआ, सब देखना शुरू, यार ये क्या है? इनको समझ में नहीं आया, और हम सारा टाइम बोलते रहे कि कोई जवाब देने का जरूरत नहीं है, उसको रोने दो। देखो सर, आपको एक देश के साथ लड़ना है अपनी स्ट्रेंथ पे। मैं उसकी स्ट्रेंथ पे जाके नहीं लड़ूंगा उसके साथ, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे लड़ूंगा उसके साथ। जो हमारे देश में बेवकूफ हैं इतने सारे, वो चीजें जो रोते रहते हैं सारा टाइम, इनको ये बैलेंस नहीं समझ में आता। एक बैलेंस ऑफ पावर होती है सर। अमेरिका यहाँ है, आप यहाँ पर हो, बट उसकी कुछ वीकनेसेस है और आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स है। तो आप इस पे खेलोगे कि रादर देन जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर खेलोगे? आप हेड ऑन भिड़ सकते हो अमेरिका के साथ? नो, सिंपल आंसर, नो यू कांट डू इट। तो आप क्या करो? आप ढूंढो उसकी कहां वीकनेस है, उसमें जाके उंगली करो फिर। सारा झगड़ा सुपर पावर पर है। सुपर पावर का दर्जा वो बना रहे, उसके लिए चाहे जो करना पड़े, और जो सुपर पावर बन के उभर सकते हैं उनको दबाया जाए किसी तरीके से। बिल्कुल पते की बात बोली है सर आपने। कोर्ट में ले जाओ ये डॉक्यूमेंट साइन करा के, एकदम कोई टेंशन नहीं है। बैंक में ले जाओ सर, करोड़ों रुपए का लोन मिल जाएगा इस स्टेटमेंट के ऊपर। आपको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है सर, किसी ना किसी तरह से, और हर किसी को करनी है। आपको भी करनी है, चाइना को भी करनी है, रशिया को भी करनी है। अब बीच में वो तीनों के साथ कुछ ना कुछ सेपरेट डील करना चाहता है। आपको बोलता है, अच्छा यार मैं तेरे को पाकिस्तान बांग्लादेश में आपको मैं पूरी फ्रीडम दे दूंगा, जो मर्जी करो, लेकिन आप मेरे साथ यहाँ पर ये डील करो। चाइना को बोलता है, अच्छा यार मैं तेरे को ताइवान लेने दूंगा, कुछ नहीं, लेकिन तू मुझे ये दे। रशिया को बोलता है, अच्छा ठीक है यार मैं तेरे को वेनेजुएला पूरा, ये क्या यूक्रेन पूरा लेने देता हूं, लेकिन तू मुझे ये दे। और तीनों नहीं मान रहे, क्योंकि जो उसकी आस्क है वो एक ऐसी चीज है जहां पर आप अग्री नहीं कर सकते सर। ना आप करोगे, ना चाइना करेगा, ना रशिया करेगा। सिंपल। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। ट्रंप का अभी 1 ही साल पूरा हुआ है, दर्शक ध्यान रखें, अभी 3 साल बाकी है। तो ये 3 साल कैसे गुजरेंगे, सब अरे पर सर, इसी की नजर रहेगी। बहुत बहुत मजा आएगा, धन्यवाद मजा आएगा आदि लेकिन। नमस्कार। आदि जी, थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू।